हम बात करते हैं 20/9/2022 के द्वितीय पाली हिंदी प्रश्न को। जैसा कि आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, अपलभ नभ नील नयन विशाल। यहाँ पर जो है आपको क्या किया गया है, ध्यान से थोड़ा सुनिएगा आप लोग। कहते हैं कि अपलभ नभ नील नयन विशाल। तो यहाँ पर जो है नभ की तुलना, नभ मतलब आकाश, नभ की तुलना किससे की गई है? एक विशाल नयन से की गई है। यानी कि आकाश को किसका रूप दिया गया है? नयन का, विशाल नयन का तो रूप दिया गया है ना। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। अगर पूछे कि कौन सा अलंकार है तो रूपक अलंकार है। लेकिन याद रहे आपको यहाँ पर ऑप्शन में कुछ भी नहीं, मतलब रूपक है ही नहीं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आपसे पूछे कि अपलक नभ नील नयन विशाल कौन सा अलंकार है? इनमें से कोई नहीं, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार है। अगर क्वेश्चन के हिसाब से पूछे तो इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो आप बताएंगे बिना देखिए कि ग्रामगत कौन समास है? ट्रिक बताए थे ना। चलिए, ग्रामगत जो है सो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास से बताइए। तत्पुरुष समास में किस पद की प्रधानता होती है? चलिए, द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता। बहुब्रीहि में कोई पद की प्रधानता नहीं। जब कोई पद की प्रधानता नहीं होती है तो तीसरे जगह पर वो संकेत करता है, जैसे कि नीलकंठ, जैसे कि लंबोदर, ये सब बहुब्रीहि के अंतर्गत आ जाएगा। घनश्याम बहुब्रीहि के अंतर्गत आएगा। अभी भाव समास में बताइए। प्रथम पद जो होता है वो आपको प्रधान होता है। अगला है, वह पहले से बहुत तेज दौड़ा। ध्यान दीजिए, वह पहले से बहुत तेज दौड़ा। तो देखिए यहाँ पर क्रिया हो रहा है कौन काम? दौड़ने का। लेकिन कैसे? बहुत तेज। तो चलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण मतलब हाँ, वर्ब की विशेषता बता रही है, क्रिया की विशेषता बता रही है, इसलिए क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, तो वह पहले से बहुत तेज दौड़ा। रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ दौड़ने का काम हो रहा है, तो काम को हम लोग क्रिया कहते हैं। और कैसे दौड़ रहा है? बहुत तेज। इसलिए आपकी ये बहुत तेज उसका विशेषण हो गया ना। जैसे आप तेज हैं, आप बहुत तेज हैं, तो आपका विशेषण हो गया। आप लड़की हैं और आप सुंदर हैं, इसका मतलब ये आपका विशेषता हो गया कि आप सुंदर हैं। बात समझ में आ रहा है? तो वह पहले से बहुत तेज दौड़ा। तो रेखांकित में रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? क्रिया विशेषण पदबंध है। तो बात समझ में आ गया ना आप लोग को। देखिए, जी चुराना मुहावरे का अर्थ पूछ रहा, बताइए। जी चुराना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? काम से भागना। ठीक है, ये सब याद करने वाला है और बैक की क्लास में हो भी गया है। तुझे क्या चाहिए? यहाँ पर क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो तुझे क्या चाहिए बताइए, ये शुद्ध है कि अशुद्ध है? ये आपको शुद्ध है। ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है कि अशुद्ध कौन सा है, तो ऑप्शन बी में है, दूध में कौन गिर गया। तो देखिए यहाँ पर ये जो है आपको अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता? दूध में क्या गिर गया, ये होता तो ये सही हो जाता। लेकिन दूध में कौन गिर गया, यानी कि कौन को लगाने से यह क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। अगला है, तुम तो अपना काम करो। यहाँ पर बताइए, ये सही कि गलत है? सही है। राजू और उसका पुत्र गया गया है, बताइए कहाँ गया है? गया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको सही है। दही बड़ा लिखा है, क्या लिखा है? दही बड़ा। दही बड़ा कौन सा समास है? देखिए, पता है ना आप लोग को, बताए थे ट्रिक आप लोगों को, क्या बताए थे कि दही मिलने से पहले ही कोई आदमी क्या करेगा? उठ जाएगा बीचे में। तो इसलिए मध्य पद मध्य मतलब क्या होता है? बीच। ठीक है, लोपी मतलब लुप्त होना, यानी कि मध्य पद लोपी कर्मधारय। आइए, पुलक प्रकट करती है धरती हरित, तीनों की नोक से मानो झूम रहे हो, तरु भी मंद पवन की झोंक से। तो पहला बात है कि यहाँ मानो लगा हुआ है। जैसे ये मानो है तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इसके बाद आप कुछ और भी जान लीजिए। इसमें तरु का मतलब क्या होता है बताइए? तरु का मतलब पेड़ होता है। पवन का मतलब मंद मतलब धीरे धीरे, मंद मतलब धीरे धीरे। ठीक है, चलिए, अब है आपका आम के आम गुठलियों के दाम। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा बताइए? दोहरा लाभ। दोहरा लाभ होना। दोहरा लाभ का मतलब दुगुना लाभ होना, दुगुना। ठीक है ना। जैसे कि मान के चलिए कि कोई आदमी है, आप जो है एक 4 चक्का गाड़ी खरीदे अपने लिए कि हम घूमेंगे इधर उधर, कहीं भी कोई जरूरत होगा तो अपना करेंगे। लेकिन आप कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि उससे आप भाड़ा भी कमाने लगे, तो इससे क्या हुआ? आपको दोहरा लाभ हुआ, दुगुना लाभ हो गया ना। आप अपना भी काम कर लिए और पैसा भी कमा लिए। ठीक है, बताइए शब्द अलंकार के कितने भेद? 3। ट्रिक बताए थे कुछ? चलिए, बहुत अच्छा। शब्द अलंकार के कितने भेद? 3 भेद हैं। चलिए, अब है परमात्मा में कौन सी संधि है बताइए? परम जोर आत्मा। और परम में भी आपको आ रहा है और आता भी आ रहा है, तो इसलिए और आ मिलकर के आए होगा। तो आ कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर, इसलिए ये दीर्घ स्वर संधि है। परमात्मा कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। चलिए,
औषध के बारे में आप लोग जानते हैं पहले से। औषध कौन सा शब्द है? तत्सम। तत्सम, ये सब पहले ही हो गया है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबड़े मोती मानुष सुन। हम इसे बताए थे जब शक्ति पूछा जाए तो कौन सी, जब शब्द शक्ति पूछा जाए कौन सी शक्ति होगा? व्यंजना। व्यंजना। और यदि आपको पूछे ये पूछे आपको, तो यहाँ पर आपको जो है सो ये व्यंजना शक्ति है। और यही अलंकार की बात करें तो ये आपको श्लेष अलंकार हो जाता है। कौन सा अलंकार हो जाता है? श्लेष अलंकार होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए पानी का रिपीटेशन यानी कि शब्द का रिपीटेशन हो रहा है। जब एक ही शब्द का बार बार रिपीटेशन हो और उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। बात समझ गए? चलिए अब बताएंगे आप लोग। काला अक्षर भैंस बराबर, इसमें इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? निरक्षर होना। निरक्षर होना। और निरक्षर का उल्टा क्या होगा? साक्षर होना। साक्षर होना। चलिए अगला है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? इस प्रश्न को सॉल्व करना आप लोग को आता है कि नहीं? पहले बताइए कैसे सॉल्व करेंगे? उपसर्ग मिला के। कहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? युग्म का मतलब क्या बताए थे? जोड़ा। कौन सा जोड़ा सही है? इस जोड़ा में आपको दो चीज दिया गया है, एक दिया गया है उपसर्ग और दूसरा दिया गया है शब्द। यानी कि कौन सा शब्द और उपसर्ग का जोड़ा सही है? तो देखिए यहाँ अप से अपमान बनता है, इसलिए ये जोड़ा सही है। अब से आगमन नहीं बनता है, अन से अनुवाद नहीं बनता है, अद से आधार नहीं बनता है। ठीक है ना? तो बताइए इसका किसमें जोड़ा सही है? अप और अपमान में जोड़ा सही। यानी कि अपमान का उपसर्ग क्या होगा? बात अभी भी समझे कि नहीं? ये प्रश्न पीछे बता दिए थे हम जी। चलिए, जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, कौन सा अलंकार? विरोधाभास अलंकार। बहुत अच्छा। चलिए अगला है, चलिए रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार का उदाहरण है माया दीपक नर पतंग। ठीक है ना? यहाँ पर नर लगा दीजिए, र छूट गया है ना? माया दीपक नर पतंग कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार है। ठीक है। अगला है, रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, बताइए क्रमवाच्य। कैसे? द्वारा। चलिए द्वारा लगा है ना, इसलिए ये कर्माच हो जाएगा। चलिए गद्यांश को पढ़ करके प्रश्न का उत्तर देना है। भारत माता को हम नमन करते हैं, इस तरह का गद्यांश हम लोग बैक के क्लास में पढ़ चुके हैं। इसलिए हम लोग आप लोगों से बस एक बात पूछेंगे कि जब गद्यांश का प्रश्न आएगा तो आप लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये बताइए। प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न को देखेंगे। जिस तरह से अभी हम यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं, इसका जो प्रश्न यहाँ पर है, हम पहले प्रश्न पर जाएंगे तो इस प्रश्न में देखेंगे कि अगर ये प्रश्न ग्रामेटिकल आइटम है, मतलब ग्रामर से अगर पूछा गया है, तो हम लोग इस गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे। गद्यांश को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इसका आंसर हम लोग आपको जो है सो अपने मुंह से दे सकते हैं। जैसे कहीं पर आ जाएगा सुमार्ग का क्या अर्थ है, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा, सुजोर नहीं आगत। तो कहने का मतलब स्वागतम का होगा ना, सुजोर आगतम। ठीक है। उसी तरह से विद्यालय का कहीं पूछते तो विद्यालय। तो यानी कि ग्रामर से जब कुछ बनेगा तो हम लोग को गद्यांश पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर कहा है कि भारत माता के शपूत किसे कहा गया है, तो ये चीज यहाँ पर ऑप्शन सभी धर्म के लोगों को है ना। लेकिन ये आपको कोई ग्रामर के आइटम तो है नहीं, तो फिर ये कहाँ से निकलेगा? ये गद्यांश को इसके लिए हम लोग को पढ़ना होगा। बात समझ में आ रहा है कुछ? अगला है, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में कौन सा प्रकार नहीं है? तो देखिए अज्ञार्थक वाक्य जो है वो वाक्य का प्रकार नहीं है, जबकि सरल वाक्य जो है वो वाक्य का प्रकार है। मिश्र वाक्य का प्रकार है, और संयुक्त वाक्य जो है ये भी आपको संयुक्त वाक्य भी आपको वाक्य का एक प्रकार है। इस सब प्रश्न आपको हो चुका है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं। सीधे हम आप लोगों को थोड़ा सा एक बार पढ़ा करके आगे निकलना चाह रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में तगन, भगन और दो जगन और दो गुरु क्रम में होते हैं, बताइए। वसंतिनी का। तो ये भी प्रश्न हुआ है कि नहीं हुआ है? जी। ये जस्ट हुआ है अभी, ये भी प्रश्न रिपीटेशन है ना? तो किस वर्णिक छंद में, किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में, पहले सबसे पहले देखिए तगन। तगन में ट्रिक क्या बताए थे? पहले आपको हम तंग करेंगे, फिर आप भाग जाइएगा, और भाग जाइएगा तो भागने के बाद फिर आपको जो है सो तगन, इसके बाद भगन, दो जगन, इसके बाद आप जाग जाइएगा, फिर इसके बाद दो गुरु के पास पढ़ने के लिए चल जाइएगा। तो बताइए क्या सब हुआ? पहले तगन, फिर भगन, फिर जगन, दो जगन है और दो गुरु है। दो जगन और मतलब दो जगन जाके आप पढ़िएगा। कितना जगन पढ़िएगा? दो जगन जाके आप पढ़िएगा। बात समझ में आ गया? तो बताइए क्या सब है? तगन, भगन, दो जगन, दो गुरु। चलिए समझ में आ गया। फिर से बताइए तो। तगन, भगन, दो जगन, दो गुरु। बोलिए आप। तगन, भगन, जगन, दो जगन और दो गुरु। तो उसको हम क्या कहते हैं? वसंतिलिका कहते हैं। ये भी प्रश्न रिपीटेशन है। अगला है, विरह है या यह वरदान, बताइए। संदेह आ रहा है ना, शक हो रहा है ना कि विरह है या वरदान, तो इसलिए आपको संदेह अलंकार हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? चलिए इसके बाद 22 में है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए
यहाँ पर आपको है, यह एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझा सकना संभव नहीं हो सकता, ये आपको अशुद्ध है। और उसी तरह से आप ऑप्शन बी में है, आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दृष्टिगोचर हो रही है। फिर है ऑप्शन सी में, 2 दिनों की बदली के बाद आज सूरज निकला है। डी में है, न्यायाधीशों ने कागजात का निरीक्षण किया। ये सेम प्रश्न हम पीछे क्लास में पढ़ा दिए हैं, क्या जी पढ़ाए कि नहीं पढ़ा है? इसीलिए आप लोग पीछे क्लास में जाकर के देख लीजिए कि इसका डिटेल्स क्या दिए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर डायरेक्ट सुन लीजिए, 2 दिनों की बदली के बाद आज सूरज निकला है। बोलिए, 2 दिनों के बदली के बाद आज सूरज निकला है। बिल्कुल, 2 दिनों की बदली के बाद आज सूरज निकला है। और आप लोग जब भी पढ़ेंगे शुद्ध और अशुद्ध वाला, तो याद रखिए सारा ऑप्शन आप लोग पढ़िएगा, तब जाकर के कुछ ज्ञान मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। क्या बोले, बस समझ में आया? सारा ऑप्शन आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो बताइए, तो न्यायाधीश का मतलब क्या होता है? न्यायाधीश का मतलब होता है जज। दृष्टिगोचर होने का मतलब दिखाई पड़ता है। चलिए 23 नंबर प्रश्न में है, यहाँ कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है, ठीक है। तो अशुद्ध पूछ रहा है, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, इस तरह का प्रश्न। बिल्कुल, गाजर को काटकर खरगोश को खिलाओ, तो ये प्रश्न भी आपको पीछे क्लास में हो गया है। इसलिए इसका आंसर डायरेक्ट आप क्या दीजिएगा? डायरेक्ट डी दीजिए। और डी जो है सो अशुद्ध है, बाकी आपको ये जो 3 है वो सब क्या है? ये सब आपको शुद्ध है। बात समझ में आ गया? तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है, मतलब व्यंजना जो है, व्यंजना भेद के अंतर्गत क्या आता है? आर्थिक व्यंजना। व्यंजना भेद के अंतर्गत क्या आता है? आर्थिक व्यंजना। याद रखिएगा, व्यंजना भेद के अंतर्गत क्या आता है? आर्थिक व्यंजना आता है। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये रटने वाला क्वेश्चन है। चलिए तो बताएंगे आप कि स्वर संधि का उदाहरण है, बताइए। देखिए, सदगति, संतोष और निर्मल। निर्मल हो गया आपको विसर्ग संधि हो गया, ठीक है। और ये जो सम जोड़ तोष है, ये आपको क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको, ये आपको स्वर संधि नहीं, ये व्यंजन संधि में चला जाएगा। ये भी आपको व्यंजन संधि में चला जाएगा। तो स्वर संधि का उदाहरण क्या है? बताइए, विद्यालय का संधि विशेष क्या होगा? विद्यालय कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। पुस्तक। चलिए अगला प्रश्न है आपका, चंचल शब्द में, कौन शब्द में? चंचल शब्द में चौ वर्ण में कौन सी मात्रा होगी? बताइए। चंचल शब्द में चौ वर्ण में कौन सी मात्रा होगी? गुरु होगी। कौन सी मात्रा होगी? गुरु होगी। अगला है, षट शुद्ध रही सत संगत पाई, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए। क्यों? इसका रिपीटेशन क्या है? 100 का। तो 100 क्या है? वर्ण की शब्द वर्ण है, इसलिए 100 का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। अगला है आपको, काव्य अलंकार में, किसमें? काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। ये प्रश्न पहले हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? आचार्य वामन की है ना? आचार्य वामन की है। तो देखिए, ऐसा सोच लीजिए, वामन मतलब सोच लीजिए ऐसा, वामन मतलब सोच लीजिए 52। और 52 जो आंसर निकलेगा, मैथ बनाएंगे तो सूत्र पर बैठाएंगे तब ना, सूत्र पर बैठाएंगे तब ना। इसलिए याद कर लीजिए कि आचार्य वामन की रचना कौन सी है? तो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। बोलिए, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। हाँ, तो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? आचार्य वामन की रचना है, ठीक है। अगला है आपको, चलिए, अद्भुत रस में अस्थाई भाव बताइए क्या होगा? बताए थे, जब ये भूत को देखिएगा तो आप बिसर जाइएगा सब कुछ ना। आप पेंट में ही पेशाब पैखाना होने लगता है, ये भी नहीं याद रहता कि हमको पेशाब पैखाना लेटिंग में जाकर करना है, तो बिसर जाएंगे। इसलिए बताइए, अद्भुत रस में कौन सा अस्थाई भाव है? चलिए, विस्मय है। अगला है, ज्यों ज्यों वृद्ध होत त्यों तो स्वस्थ होत जात, ज्योति जगमग कंधहार हिंद को संहारे हैं। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? चलिए, तो आपको आज 20/9/2022 का द्वितीय पाली सेट खत्म हुआ, और अगला दिन जो होगा हमारा, वो आपको लास्ट सेट होगा 20/9/2022 का प्रथम पाली। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में एक ज़रूरी बात बता दें कि अगर आप चाहते हैं अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे, इसके लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, तभी आपको मेरा जो भी वीडियो डाला जाएगा तुरंत आप तक पहुँच जाएगा, नहीं तो नहीं पहुँच पाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।